इसको कुछ और तरीके से समझते हैं। जैसे 1910 में जब रेडियो ट्रांजिस्टर में हम लोग मैच सुना करते थे, सभी लोग कमेंट्री सुना करते थे। जब कमेंट्री सुनते थे तो हम लोग ये कभी नहीं, हमारे माइंड में ये कभी नहीं एनर्जी सुनती कि हम लोग ये मैच भी देखेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा रेडियो आएगा जिसमें सारी तस्वीर आएगी। धीरे धीरे वो रिवोल्यूशन वो आगे बढ़ता चला गया। यानी इनोवेशन को भी इनोवेट करते आज कलर टीवी सबके घर में है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात आती है कि इस इनोवेशन से हमारा लगाव कैसा हो, कैसे इससे हम जुड़े। तो मैं फिर से रामचरितमानस का एक प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। वाकई में हमारे शास्त्र वो हमें प्रेरित करते हैं। रामचरितमानस में उस प्रसंग का वर्णन है, मिले ही ने रघुपति बिना अनुरागा। भगवान श्री राम भी बिना अनुराग के नहीं मिले। वास्तव में जब तक हम किसी के प्रति अनुराग नहीं रखेंगे, लगाव नहीं रखेंगे, वो हमें प्राप्त नहीं होने वाली है। हमें अगर इनोवेशन से लगाव रखना है, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग अपने माता पिता, अपने गार्जियन से जाते हैं कि मुझे जो भी चीजें अपनी दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े पहनने हों या मोबाइल से लेकर जो चीजें, बाइक, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हम खरीदते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये दिमाग में चाहिए जनरेट हो रहा है कि नहीं, मुझे इनोवेटर बनना है, एक नई चीज इन्वेंट करनी है, कुछ बनाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लाए हैं कि जो मुझे अपनी परिस्थितियों, अपने समाज में लोगों को देखकर वो जानकारी मुझे मिली कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ अलग करना है। आप इसके सामने देख रहे हैं कि एक मैंने इनोवेटिव बॉक्स बनाई है। इस इनोवेटिव बॉक्स में अगर आपके आरपीएम, कोई मोटर में आरपीएम चेक करना है, तो सारी चीजें यानी 0 से लेकर सारी चीजें, ये टैकोमीटर है जो आपका रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकंड, सारी चीजें आप उस मशीन से नाप सकते हैं। आपको ड्रिल मशीन से लेकर छोटी सी चीज से लेकर बड़े मल्टीमीटर, बड़े बड़े प्रोग्रामर, जो आप आने वाले समय में एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं, एक अच्छे नौकरवर्तक बनते हैं, तो सारी चीजों की जरूरत तब पड़ती है। लेकिन आज हम सभी युवा पीढ़ी को इसी तरीके से इनोवेटिव बॉक्स हमेशा रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा माइंड अनेकों विचारों से हमेशा भरा रहता है। किसी भी समय नए विचार जन्म लेते हैं और कुछ डिस्टर्ब से जन्म लेते हैं, लेकिन उन विचारों का आप आत्मसात मंथन नहीं करते हैं और वो वही विचार उस समय नष्ट हो जाते हैं। तो आप अगर आपके पास ऐसे इनोवेटिव बॉक्स हो, ये मेरी पहल है, मेरी सोच है कि आने वाली युवा पीढ़ी लैब ऑन बाइक, लैब ऑन कार, जहां भी जाएं आप अपना लैब अपने साथ रखें। ये मैंने नया कॉन्सेप्ट दिया कि आने वाली युवा पीढ़ी कुछ इस तरीके से करके अपने देश के लिए कुछ कर सकती है। और एक कहानी, बड़ी रोचक कहानी है जो मेरे जीवन को बदल देती है। कि मैंने सोचा कि इनोवेटर बन गया हूं, उसके लिए मैं लगातार प्रयत्न करता था। 28 अगस्त 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, तो मेरे हौसले को चार चांद लगा। और मैं सभी गुरुओं से एक निवेदन करता हूं और गुरुओं से निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि आज उनकी दया दृष्टि और उनकी कृपा से हर एक विद्यार्थी आगे बढ़ता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि मेरे भारतवर्ष में ही केवल शिक्षा और भाषा की प्रणाली है, बाकी पूरे विश्व भर में किसी भी देश के पास शिक्षा और दीक्षा की प्रणाली नहीं है। जब मुझे ज्ञान लेना होता है तो हम गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, और जब मुझे संन्यास लेना पड़ता है तो मुझे गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है, और तब जाकर स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य जैसे शीर्षक हमारे पूरे विश्व में हमारा नाम गुंजायमान करते हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि मेरा कहने का मकसद था कि अपने गुरुओं से ये निवेदन था कि जो भी बच्चे अपने माइंड में जरा सा भी विचार पैदा करते हैं, उनको संतुष्ट करना पूरी तरीके से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो आकांक्षाएं होती हैं, जो प्रकट करना चाहते हैं, भले ही कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं कि वहां तक आने के लिए उनको इनकरेज करें, उनको बढ़ावा दें, तारीफ करें उनकी कि बेटा बहुत अच्छा कदम है, आप यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मेरा पहला मॉडल स्पीड ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का था,
काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी इनोवेशन ऑफिसर के द्वारा एक कूड़े के टेबल में फेंक दिया गया था कि ये मौलिक नहीं है, इसमें कोई नयापन नहीं है, आप फिजिबल नहीं है, इसको बना नहीं सकते। हालांकि उन्होंने सही बताया था, वाकई उस समय वैसा था, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की कि नहीं, मैं ऐसा इसको कर दिखाऊंगा। अभी आपने जल्दी में सुना होगा कि हैदराबाद में एक प्रोफेसर ने मेरे उसी मॉडल को पेपर में छपा था कि स्पीड ब्रेकर से बिजली पैदा करने का आविष्कार उन्होंने किया, जो कि 2015 में मैंने पेटेंट ले लिया उससे। और आज उसकी ऑब्जेक्शन आई है, लगभग 1 महीने पहले मैं बना के भेज दिया हूँ। आने वाले समय में जब ग्रीन एनर्जी जनरेशन का उत्पादन होगा तो एक प्रोडक्ट हमारा वो भी रहेगा कि स्पीड ब्रेकर से वहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, तो रहेगा। मैंने हार नहीं मानी, इतनी सारी मुसीबतें मैंने झेली, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की, छोड़ दिया पूरी लाइफ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इन्हीं मुसीबतों से होकर आगे बढ़िए। सभी गार्जियन अपने बच्चों को जो भी मुसीबतें उनकी आ रही हैं उनसे झेलना सीखें। जब तक आप ये सारी चीजें मुसीबतें नहीं झेलेंगे, आप उसके योग्य नहीं बनेंगे, आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। अब इसको फिर से मैं जोड़ दूं, मैं पिछली वर्ष भी आया था तो मैंने बताया था कि संवेदना से सृजनशीलता, यानी जब किसी दूसरे व्यक्ति का दर्द हमें उतना ही 100 से 150 मीटर इसकी लाइटिंग है, ये प्रोडक्ट में आ रहा है और इसी छड़ी में चेयर निकल के आ जाएगा। मैं एक्चुअली वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन में लगा हुआ है, 20 तारीख को मार्केट में आ रहा है। लेने था क्या? और आज की डेट में वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब पे जो है उसकी बिक्री के लिए भी हो जा रहा है। तो ये वेदना होती है। मैंने उनकी वेदना को समझा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि उनके दर्द को मैं दूर कर सकूं। आज वो छड़ी बनकर सामने लाइट भी है और महाजी ये छड़ी तो मात्र 150 रुपए में है, ये चार्जेबल है। इस छड़ी को आप चार्ज भी कर सकते हैं, आप कहीं भी निकलें टार्च जलाएं और आप आराम से निकलते चले जाएं। अगर 150 रुपए में ये छड़ी मार्केट में आके आप 10 से 20 हजार पीस पूरे गांव से लेकर हर जगह पहुंच गए, तो आप सोचिए कि घर बैठे कितने लोगों को नौकरी मिल गई, आप एक बहुत बड़े उद्यमी भी बन गए। हालांकि उद्यमिता की परिभाषा भी हमारे गुरुदेव श्री संजय रस्तोगी वो आपको अच्छे से इलेबरेट करेंगे। बस महज मेरा काम ये है कि आज के दिन में आपके दिमाग में जो भी आइडिया आए उसको कुछ ऐसा करें, एक ऐसा नया इनोवेट करें कि ताकि वो प्रोडक्ट में बन जाए। तो जल्द ही वो कुर्सी भी इस छड़ी में आएगी, टाच तो आ ही गया है, सारी चीज आगे मार्केट में आने के बाद फिर अपने आप आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक कहानी थी हमारी कि लोग आज भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे बायकॉट द चाइना लिखते हैं। इसकी कहानी मैं इस तरीके से जोड़ूं कि एक कैंपेन तैयार करते हैं कि मुझे चाइना को बायकॉट करना है, यानी विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना डीपी चेंज करने से, लगाने से क्या चाइना बायकॉट हो सकता है? ये सब नहीं हो सकता है। अगर आपको चाइना को बायकॉट करना है तो एक स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पिकैडली होटल में शाम 5 बजे की वो दुर्घटना थी। दुर्घटना ही एक तरीके से थी कि वहां एक्सीडेंट हुआ, मुझे रुकना पड़ा और हमारे एक मित्र वहां मिलने के बाद मैं वहां उस सेमिनार को अटेंड करता हूं बैठकर। वहां पर चाइना से लुइजियाना जो टेंस इंडिया कंपनी नाम की एक डायरेक्टर थी, वो आई थी अपनी मशीन को लेकर, जो मशीन आपके सामने है वो लेकर आई थी कि वो एक्यूपंक्चर प्रणाली का आविष्कार। चाइना ने गौतम बुद्ध को भगवान माना और सर्वप्रथम वो हमारे भारत देश के थे, वो भारतीय थे। उन्होंने ही एक्यूपंक्चर प्रणाली का आविष्कार किया था और उस एक्यूपंक्चर प्रणाली से कोई भी दर्द दूर हो जाता था। हम सभी लोग जानते हैं कि निडिल होती थी, उससे चुभोकर उस दर्द को दूर करते थे। उसी को उन्होंने डेवलप किया था। वाकई में मुझे भी मौका मिला, मैं पहली पंक्ति में ऐसे ही बैठा था, उस मशीन को मैंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि वाकई में इस शरीर के ब्लड को पूरी तरीके से स्टिमुलेट कर दे रहा है और बॉडी पूरी रिलैक्स महसूस हो रही है, कोई थकान ही महसूस नहीं हो रही। मुझे आश्चर्य लगा कि आखिर चाइना अगर ऐसी चीज बना सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मुझे इस मशीन को बनाना है, हर हाल में इस मशीन को बनाना। 40,000 की मशीन थी, मैंने परचेज किया। 6 महीने तक घोर R&D चली अच्छे तरीके से। कभी मोटर जल जाता था, कभी उसके ट्रांसफार्मर से उसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत आती थी,
कभी आरपीएम में मैनेजमेंट करने के लिए दिक्कतें आया करती थी। बहुत परेशान हुआ, फिर अपने एक्सपर्ट बहुत सारे लोगों का सलाह लेने लगा कि किस तरीके से इसको बनाया जा सके। अंततः मेहनत के बाद वो मशीन मैंने बनाई, और जब वो रिदम चला और जिस तरीके का टेस्ट उस मशीन से आने लगा, तो उसी दिन हमारी मेहनत सफल हो गई। और मैंने गौतम बुद्ध को ही, अपने हमारे भारत देश के निवासी थे और उन्होंने इसका आविष्कार किया था, उसका उल्लेख करते हुए मैंने अपने भारतवर्ष में इस पेटेंट को कराया और मुझे पेटेंट प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं बाइकॉट द चाइना। ऐसे हमें चाइना को बाइकॉट करना है। वो हमारे सभी इनोवेशन को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद नया प्रोडक्ट बना देते हैं, मार्केट में ला देते हैं, और हम सभी लोग वो देखते रहते हैं कि हमें कोई रिसर्च मिले, कुछ नया करें। ऐसे सोचने में हम नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। तो मेरा आप सभी से, आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, आप ही इस देश के उद्धार के लिए, आप ही 60 लाख युवक हैं, 60 करोड़ युवक हैं, जिसमें से 12 लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी केवल है 60 लाख युवा हैं, लेकिन उसमें से केवल 12 लाख जो है नौकरियां हैं। तो आप सोचो कि अगर अभी कितनी आबादी बची हुई है, और हम सभी लोग ये टारगेट लगा रहे हैं कि हाँ, 1 मिनट सर एक्सप्लेन करें। जैसा कि आनंद सर ने बताया, 60 करोड़ युवा आज की तारीख में हैं जिनको कि अपना रोजगार चाहिए पूरे भारत में, और बड़ी मजेदार स्थिति है, मात्र 12 लाख नौकरियां सरकार इस वक्त देने की स्थिति में है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। अब आप बताइए कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने नौकरी पाने के लिए। अब बड़ी मजेदार स्थिति है, ये हम जब अपना डेलिब्रेशन आपको देंगे तो वो 12 लाख नौकरियों को पाने के बावजूद भी आपका राष्ट्र प्रगति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बारे में सारी समझ अभी हम देंगे इनके बाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो अब हमें क्या करना है कि सारी चीजें बारीकी से सोचनी है। जैसे मैंने बताया कि ये मशीन जब बन गई, पेटेंट हुआ, आज की डेट में मेरी ये यूनिट 100 पीस बन गई है और अब मार्केट में आ गया है। मेरे चेहरे पर वो खुशी है कि मैं एक उद्यमी बन चुका हूँ। मुझे अपार खुशी होती है कि इसी दिन की तलाश थी कि मेरे द्वारा कोई एक इनोवेशन आए जो पेटेंट होकर मार्केट में आए। आज मैं सक्षम हो चुका हूँ कि आप कोई भी आविष्कार या इनोवेशन करते हैं तो आज मैं एक सभी लोगों को पता है कि गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। भारतीय है, गर्व होता है। उनका एक नारा है, उनका एक स्लोगन है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो अपने परिवार को साथ लेकर चले। उनका ये कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे, यानी चाहे वो हमारे भाई या चाचा हो, यानी आपकी पूरी फैमिली, उनको साथ लेकर चलना ही उद्यमिता का मेन ध्येय है। एक सफल उद्यमी हमेशा अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है। इस बात से सभी लोग एग्री हैं वाकई में कि अगर हम एक उद्यमी हैं तो उद्यमी के अंदर एक भावना होती है। उसको हमारी भगवत गीता भी प्रूव कर चुकी है, प्रतिपादित कर चुकी है। अयम निजा परोगे तु गलनाचल गुचेत साम उदारी चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो अपने पराये की बात कभी नहीं करते हैं, वो पूरी धरती को एक परिवार के संगठन में समझते हैं, और वही सफल उद्यमी सबको एक साथ लेकर चलते हैं। तो सुंदर पिचाई ने भी इसको प्रतिपादित किया कि परिवार को साथ लेकर चले। और वाकई में जब आप किसी नौकरी में रहेंगे तो शायद आप वहां व्यस्त भी रह सकते हैं, लेकिन उनका परिप्रेक्ष्य अलग था। अभी सर उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे। अब आते हैं बात एक नए इनोवेशन की, हेलमेट। सब लोग देखते हैं आज की डेट में हेलमेट लगाते हैं, प्लीज हैंड्स अप। आपने कभी सोचा कि जब हम हेलमेट लगाते हैं और चलते हैं, पीछे बैठ जाता कोई और हम बात करना चाहते हैं तो हमें अपना सर घुमाना पड़ता है और हेलमेट को उठाना पड़ता है, करना पड़ता है। इतने में कोई गाड़ी आगे से आती है, एक्सीडेंट कर देती है, आप गिर जाते हैं। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया? इसको सही किया जा सकते हैं? इसको कैसे सही कर सकते हैं? आज वो हेलमेट आपके सामने है, आप सामने से चलते रहिए। हेलमेट में माइक्रोफोन लगा हुआ है। हमने पढ़ा था वॉकी टॉकी का कॉन्सेप्ट। वन टाइम एक पर्सन बोलेगा,
आपके कान में हेडफोन लगा हुआ है, आपको पीछे से अच्छी आवाज सुनाई देगी, और जब आप बोलेंगे तो माइक्रोफोन आगे लगा हुआ है, पीछे स्पीकर में सुनाई देगा आपको साफ तरीके से, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। आपका फोन आता है तो आप वहीं बटन है, आप बटन को क्लिक करेंगे, फोन आपका रिसीव हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आप बात करते हुए चले जाइए। आज की डेट में जो अपने आप को मॉडर्न और स्मार्ट समझते हैं तो मोबाइल को निकालते हैं, हेलमेट के अंदर ऐसे ही लगाते हैं और बात करते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारी समस्या थी और हमें ही दूर करना था। ये हेलमेट भी आपके सामने है, 3 प्रोडक्ट मेरे मार्केट में आ चुके हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक गर्व का विषय है कि मुझे तो ऐसा प्रेरित करने वाला कोई नहीं मिला था, लेकिन आप मेरे घर के हैं, अपने हैं सब लोग, और ये परिवार इतना बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और यहीं से एक बच्चा और आएगा, एक बड़ा उद्यमी बनेगा जो अपने भारत माँ के सपनों को साकार करेगा। और ऐसा जीवन में हम लोगों का स्वप्न है कि भारत माँ हम सभी की है, और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमें कुछ ना कुछ अपने राष्ट्र के प्रति सोचना है। इस देश में हम दो ही लोगों को, जैसे कि आप अगर 10 किलो आम खरीदते हैं, मान लीजिए 10 किलो आम का दाम 50 रुपए है, ओके, 10 किलो आम का दाम 50 रुपए है, और उस आम को खरीद लेते हैं और आते हैं इसको, फिर आप 20-20 रुपए करके आज जो भी सेल करते हैं तो आपको थोड़ा मार्जिन आएगा। लेकिन वही उसी 10 किलो आम को बनाकर अगर आप क्या बना सकते हैं उस आम से, मैंगो फ्रूटी का मैक्सिमम उत्पादन कर लेंगे, तब वो एक मैंगो फ्रूटी आप 10 से 15 में जब बेचते हैं तो वो उद्यमिता होती है, वो उद्यमी होते हैं। उद्यमी की सोच कुछ अलग होती है। बिजनेस से हम कम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उद्यमिता एक बड़ी चीज है, बल्क में रेवेन्यू जनरेशन किया जा सकता है। तो अब आगे हम इसी कड़ी में एक परिप्रेक्ष्य में लास्ट है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है कि जो हमारे लाइफ में छूट जाती है। हमें प्रेरित होते रहना है सदा। आपके पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था। एक्चुअली ग्रुप में जुड़े रहने से मुझे अपने विद्यालय का सदस्य और परिवार का होने के नाते मेरी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसा बच्चा उस योग्य मिलता है तो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए थे जो मैंने देखा, उस ग्रुप में वीडियो भी देखा, उस लड़के से मैं नहीं जाऊंगा, कम से कम उसने प्रयास किया, साइंस एग्जीबिशन हुआ, बहुत आभार खुशी होती है कि कम से कम बच्चे कुछ उद्यमी बने, कुछ नया आविष्कार करें। नहीं तो आज की डेट में कई लोगों ने हमारे पर यह सोच दिया कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी बनना, सरकारी नौकरी ही करनी। अगर हम इस दिन ठान लें कि मुझे उद्यमी बनना है और उद्यम करके अपने देश को बड़ी ऊंचाई पर ले जाना है, तो शायद कुछ अलग कहानी होगी। तो आज भारत सरकार भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अगर आपके प्रोडक्ट बन जाए, इससे भी पहले मिल चुके हैं, अभी 10 बजे हुए। आने वाले समय में मेरा ध्येय है कि विदेशी लोग जितने भी साइंटिस्ट हुए, किसी का 1000 पेटेंट है, किसी का 1500 है, किसी का 500 है। मेरा भी आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और आपका समर्थन मिलता रहे, तो मेरा भी एक ध्येय है कि आने वाले समय में मैं एक बार फिर इसी मन से आऊं कि मैं भी विदेशों के नंबर को क्रॉस करके मैं भी इस विद्यालय की, अपने संस्था की गरिमा को बनाए रखूं। यही मेरा ध्येय है कि आने वाली, क्योंकि हमारे जो मनीषी थे, विद्वान थे, वो ज्ञान को वो ऐसा कुछ समझते थे कि ज्ञान भगवान की देन है, ऐसा कहकर वो मुफ्त में अपने ज्ञान को बांट देते थे। उनके दिमाग में ऐसी भावना कभी नहीं आती थी कि नहीं, इनको ये चीज नहीं बताएंगे, वो फ्री में ज्ञान को बांट देते थे। नतीजा ये हुआ कि आज नीम, अदरक और हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने हमसे छीन लिया था। हमारे भारतवासियों ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। आज की डेट में पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन उन तीनों प्रोडक्ट को हासिल करने में हमें सफलता मिली। आज की डेट में पेटेंट पर हम लोग बढ़ावा दें, उस पर काम करें और उसी पर काम करने की जरूरत है। उसके लिए फिर से मैं भगवद्गीता पर, जिस तरीके से किसी एक पहिए से रथ की गति संभव नहीं है,
कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। ठीक उसी प्रकार से पुरुषार्थ के बिना इस जीवन में कुछ संभव नहीं है। हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है, यानी एफर्ट, जितना एफर्ट हो सके, जितना लगन से मेहनत हो सके, हमें उस चीज को करने की जरूरत है। अब समय कम है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का एक जो हमारा एम, हम 4 तारे तोड़ लाएंगे, ये हमें है यकीन, ये हमें है यकीन। जय हिंद, जय भारत। सामने प्रस्तुत किए और मैं अपने प्रमुख गेस्ट लेक्चर से संजय रस्तोगी जी को आह्वान करूंगा कि वे आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आनंद पांडे से अनुरोध करूंगा कि वो आपका एक इंट्रोडक्शन जरूर कराएं। मैं अपने सभी गुरुजन और दूसरे विद्यार्थियों को परिचय कराना चाहता हूँ कि बड़े हर्ष का विषय है कि मैं एक संयोगवश कलाम साहब की सलाहकार थे सुरेशपाल जी, उनसे दूरदर्शन पे लाइव डिबेट करने का मौका मिला था, तो मैं धन्य मानता था कि कलाम साहब से मुलाकात हो गई हमारी। लेकिन आज आपके बीच में जो पर्सन महान भाव गुरुवर मौजूद हैं, वो कलाम साहब के साथ काम कर चुके हैं और उनकी भावना को आज आप सुनने का आपको मौका मिलेगा। ऐसे स्नेही हमारे गुरुवर परम आदरणीय श्री संजय रस्तोगी आज सभी गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा अप्रूव्ड, चाहे वो जनता विकास संस्थान हो या किसी बैंक में उनकी ऑडिट का हो, IPR एक्सपर्ट हो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, सारी संस्थाओं का ज्ञान, आज सारी चीज जो भारत वर्ष में बन रही है, उनका मूल रहस्य आपके सामने प्रतिपादित करेंगे। एक बार सभी लोग अपने कर्तन ध्वनि से गुरुवर का स्वागत करें। सभी को नमस्कार। संस्था का मूल है। यहाँ आने पर आप सब बच्चों को भी यह महसूस होता होगा कि यहाँ पर आपको अपना सोच को कुछ नया आयाम देने का यहाँ पूरा भरपूर मौका दिया जाता है कि नहीं? आपको भरपूर छूट मिलती है कि नहीं नया सोचने के लिए? आप अपने अंदर भरपूर छूट दीजिए कुछ नया सोचने के लिए। और वह नया कैसा होना चाहिए? वह ऐसा होना चाहिए जो आपके समाज के लिए उपयोगी हो। सारा खेल इसी पर, इस सोच के अंदर इस भावना को लाइए कि वह समाज के लिए उपयोगी हो। मैं बनारस का रहने वाला हूं, मूल बनारस की संस्कृति से जुड़ा हुआ हूं और बनारस अकेली जगह है जहां प्रकृति और विज्ञान का संगम है। आप कहेंगे यह बनारस में तो सारा भक्ति होती है, पूजा पाठ होता है, इसमें विज्ञान की कौन सी बात आ गई? लेकिन शायद आपको यह बताने में हमें कोई संकोच नहीं है कि बनारस अकेला वह स्थान है पूरे भारत में जहां 5 भारत रत्न है और उनमें से एक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां थे। और वह जब भी अपना कोई कार्यक्रम देते थे तो वो शिव जी का आशीर्वाद लेते थे। यह सारी सृष्टि ऊर्जा की बनी हुई है और इसी ऊर्जा का वह सबसे पहले सम्मान करते थे। तो आप सब लोग दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव मेरे साथ बोलेंगे। देखिए, मैं स्वयं विज्ञान का छात्र रहा हूं और विज्ञान के अंदर शिव की उपासना क्यों जरूरी है ये थोड़ा समय आज बताना आपको कोशिश करूंगा। आप कोई चीज तोड़ते हैं यदि, तो तोड़ने के बाद क्या उसको सोचते हैं इसको बनाना भी जरूरी है? तोड़ के क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना, तोड़ के उसको फेंक देते हैं। तो इस तोड़ने में और शिव जी के तोड़ने में अंतर क्या है? अंतर यह है कि शिव जी जब तोड़ते हैं तो उसको फिर से बनाने का भी तरकीब से तोड़ते हैं। उसको कहा जाता है सृजनात्मक विध्वंस, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। यह चीज किसी वैज्ञानिक कंसेप्ट में तभी बैठेगी जब आप शिवत्व को समझेंगे। यही से सारा आप
आपके इस नवाचार की भावना की शुरुआत होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो नहीं बदल रही है? कोई बताएगा? दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो नहीं बदल रही है? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बदल नहीं रही। यानी आपको हर क्षण, हर समय कुछ नया करने का मौका ये प्रकृति हमेशा देती रहती है। इसको कहा जाता है प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा। आपको हर क्षण कुछ नया करने का मौका प्रकृति देती रहती है। उस नया को करने की प्रेरणा ही यदि आप समाज की सेवा के लिए डालेंगे, वही नवाचार है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार यदि आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति हेतु कुछ नया करते हैं, वही नवाचार है। समझ में आया कि नहीं? ठीक से आ गया समझ में नवाचार? इनोवेशन इसी को कहते हैं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने लक्ष्य के प्राप्ति हेतु आप जो भी नया काम कुछ करते हैं, परिस्थिति बदल गई, आप पढ़ाई करके निकले, आपने ट्रेनिंग किया, परिस्थिति बदल गई। अब उस बदली हुई परिस्थिति में आप जो भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वही नवाचार है। आज के इस पूरे समागम का यही मतलब था कि इस संस्था में नवाचार का पूरी संभावना है। यहाँ के हर बच्चे में, आज बच्ची ने एक गाना गाया कि वह फूल मुस्कुरा नहीं पा रहा है। आज एक छोटी सी बात आपसे हम कहना चाहेंगे, इंसान और पशु में क्या अंतर है, कोई बताएगा? है कि नहीं? अरे वाह, बच्ची ने सही बोला। पशु मुस्कुरा नहीं सकता है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुस्कुरा सकता है। कि आपको लग जाए तो आप हमेशा जीवन में कुछ नया करने का सोचेंगे, क्योंकि वैसे ही दुखी रहेंगे। तो जैसा बच्ची ने बताया कि फूल भी मुस्कुराना छोड़ देते हैं, ठीक है? तो फूल का भी मुस्कुराना, आप सब बच्चे हैं इस बगिया के, आप इस बगिया के सारे बच्चे फूल हैं और आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, यह हमारी मुस्कुराहट के लिए जरूरी है। हमारी मुस्कुराहट कब रहेगी? जब आप मुस्कुराएंगे। आप सब मिलकर के मुस्कुराएंगे, तभी हम भी मुस्कुराएंगे। और मुस्कुराना चूंकि मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ आपका प्रयास है, इसलिए इसको कभी छोड़िए मत। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, आज यदि आप कोई दुख की दुकान पे चले जाइए तो क्या वहां कभी भीड़ दिखेगी? कोई दुख खरीदने आता है बाजार में? इसलिए कभी भी दुखी मत होइए, क्योंकि कोई आपका लेने वाला नहीं मिलेगा। हमेशा कोशिश करिए, मुस्कुराते रहिए। आज से तय है, मुस्कुराएंगे ना सब लोग? ठीक। अब आपकी बात आती है नवाचार यदि आप ठीक से करते हैं, इस नवाचार को करने के बाद इसका लाभ किसको? उसको सुरक्षित और संरक्षित करना पड़ेगा। वह सुरक्षित और संरक्षित करने की प्रक्रिया ही बौद्धिक संपदा अधिकार है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। उस नवाचार को संरक्षित करेंगे तब जा करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उस नवाचार को बौद्धिक संपदा अधिकार जो भारत सरकार आपको देती है, उस बौद्धिक संपदा द्वारा आप उस नवाचार को संरक्षित कर लेते हैं। उसका लाभ किसी और को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फसल का लाभ बीज बोने वाले को मिलना चाहिए क्या किसी और को? ठीक है, बीज बोने वाले को फसल का लाभ मिलना चाहिए। तो नवाचार आपने किया है